है वो क्या कहलाएगा, नियर मनी। ये मैं डेफिनेशन इसलिए बता रही हूँ, एक एक नंबर का आने का डर रहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और इसमें से डेफिनेशन बहुत आती है। अब ये बताओ व्हाट इज फिएट मनी एंड व्हाट इज फिड्यूशियरी मनी। देखो 1000 रुपए का नोट है, यदि उसमें से 1000 मिटा दो उसकी कोई वैल्यू है? उस यदि उतना ही बड़ा 500 का भी नोट होता है, ज्यादा बनता नहीं होता, उतना ही बड़ा कागज, उसमें 500 लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी की हो गई? 500। अब उससे थोड़ा सा छोटा है 10 रुपए का नोट, उसमें 10 रुपए लिखा है तो 10 रुपए की हो गई। मतलब उसके फेस पे जो लिखा है वो क्या हो गई? उसकी फेस वैल्यू। लेकिन हमने कैसे मान लिया वो 10 रुपए का है, वो 500 रुपए का है, वो 1000 का है? कैसे मान लिया? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है मानो, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो नोट छापे हैं, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, वो लीगल मनी है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से वो मनी के रूप में कंट्री में सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए हमें क्या करना है? मानना है कि वो क्या है। तो 1000 का नोट, 500 का नोट, 500 से छोटा 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट, 5 का नोट और 1 का नोट, 2 का नोट, इतने नोट है ना। ये सब नोट और कॉइन्स भी, 25 पैसे का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन, 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन और 5 रुपए और 10 रुपए का नया कॉइन आया। 5 रुपए का गोल्ड जैसा दिखता है और 10 रुपए का बीच में गोल्ड और बाहर से सिल्वर, थोड़ा बड़ा भी है। और एक कभी न्यूज़पेपर में आया है, 1-2 महीने में आने वाला है, प्लास्टिक का कॉइन आने वाला है 10 रुपए। असल में कंफ्यूजन होता है ना, अभी किसी उसको दे दो जिसको दिखाई कम देता है तो समझ में नहीं आएगा ये 5 रुपए का है कि 8 आना है। 8 रुपए का पतला पतला कॉइन देखा होगा ना, देखा है नहीं? और 10 रुपए का कॉइन, पहला जो 10 रुपए का कॉइन आया था और 5 रुपए का कॉइन एक जैसा लगता था, तो अभी डिस्टिंग्विश करने के लिए। और प्लास्टिक कॉइन इसलिए भी आ रहा है कि मेटल थोड़ा महंगा होता है, प्लास्टिक ड्यूरेबल, जो प्लास्टिक आ रहा है ना वो बहुत ड्यूरेबल भी है, इसलिए प्लास्टिक का कॉइन भी आने वाला है वो, लेकिन स्क्वायर में आएगा, कॉफी कलर का, उसका फोटो आया था न्यूज़पेपर। तुम थोड़ा न्यूज़पेपर देखोगे, कुछ देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, 1-2 महीने में मार्केट में आने वाला है। तो देखो ये सब हो गए, ठीक है। इसमें ध्यान से सुनो, जो बहुत जरूरी है पता होना, सारे कॉइन्स और 1 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। सारे कॉइन्स और 1 रुपया कौन बनाता है? गवर्नमेंट। और बाकी सारे नोट 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, सारे नोट आरबीआई बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जब तुम देखना आज घर जाके 2 रुपए का नोट देखना, उस पर किसका साइन होगा? गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर। 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 1000 का नोट, सबके ऊपर किसका नाम? गवर्नर। लेकिन 1 रुपए के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदमी। तो 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन्स कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन 2 रुपए से ऊपर के नोट कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पता होना चाहिए, कभी भी पूछा जाता है, बोला ये कॉमर्स के बच्चों को तो जरूर आना चाहिए, ठीक है। अब इधर देखो, तो देखो इधर फिएट मनी क्या है? ये सारे जो कॉइन्स हैं या रुपए हैं, ये क्यों चल रहा है? उनकी वैल्यू कुछ नहीं है, वो कागज की जैसे तो है। कागज जानते हो, कागज नहीं है वो कॉटन से बनता है, जो नोट है ना कॉटन से बनता है, कागज का नोट नहीं है। मतलब कोई भी नकल करके ढेर सारे वैसे ही फेक नोट्स बहुत आ रहे हैं, और फेक नोट्स आने लगे। वो जो नोट तुम लोग देखते हो एटीएम में भी आने लगे, वो कॉटन का है, वो कैसे बनता है वो कभी दिखाते हैं। अब इधर देखो, ये आया फिएट मनी आ गया। सारे कॉइन, सारे नोट्स कौन चलाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि वो फिएट मनी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या दिया है? ऑर्डर दिया है इसको नोट पास। और गवर्नमेंट का क्योंकि उसके पीछे से बैकिंग है, गवर्नमेंट ने कहा है कि ये गलत नहीं हो सकते, इसलिए हम उसको तुरंत लेने को तैयार हो जाते हैं। उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। जिस दिन बोलते कि गवर्नमेंट, मान लो गवर्नमेंट को ब्लैक मनी निकालना इकोनॉमी से, तो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी कि कल से 1000 रुपए की नोट की कोई वैल्यू नहीं है। तो जिसने 1000 रुपए नोट की गड्डियां अपने घर में छुपाई होंगी ब्लैक मनी वालों ने, वो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट का क्या ऑर्डर हो गया कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब वो क्या हो गया कि इसकी वैल्यू जीरो। जिस भी दिन गवर्नमेंट को ब्लैक
मनी निकालना है तो एक तरीका ये भी है, क्योंकि लोग 1-1 रुपए के नोट के रूप में ब्लैक मनी घर में नहीं छुपाएंगे, बड़े नोट के रूप में छुपाएंगे, क्योंकि थोड़े नोट से ही ढेर सारे रुपए घर में छुपा सकते हैं। आया कंसेप्ट समझ में? एक बार ऐसा हुआ था, ऐसा सुनने में आया था, हम लोग छोटे थे कि गवर्नमेंट 1000 रुपए का नोट खत्म करने वाली है, तो सब लोग डर गए थे जिन्होंने 1-1000 रुपए के नोट छुपा के रखे थे ना, अमीर लोगों ने, क्योंकि लोगों की तनख्वाह ही 1000 रुपए होती थी, तो मिडिल क्लास फैमिली के पास तो 1000 का नोट मिलेगा ना, और गरीब लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसके पास मिलेगा 1000 का नोट? जो अमीर है। 1000 रुपए का नोट यदि गवर्नमेंट ने हटा दिया, ऑर्डर कर दिया, ये वैल्यू नहीं रखता, तो ब्लैक मनी काफी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आया समझ में? फिड्यूशरी मनी आ गया। अब ये क्या है? फिड्यूशरी मनी मतलब ट्रस्ट। हम SBI का चेक तुरंत लेने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक बैंक है जिसका नाम हमने सुना नहीं, उसका चेक हम लेने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हमको SBI के ऊपर क्या है, ट्रस्ट है। जो भी हमने बैंक के नाम सुने हैं, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक, देना बैंक और नेशनलाइज बैंक, देना बैंक नेशनलाइज बैंक, इतने पता होना चाहिए। तो ऐसे 19 बैंक है जो नेशनलाइज है, तो जो जिनके बारे में ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये प्राइवेट बैंक है, लेकिन इनका चेक भी, इनका डिमांड ड्राफ्ट फट से लेने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हमको क्या है, ट्रस्ट है। यदि कोई बैंक गलत काम करना शुरू कर देगा तो हम उसका चेक लेना बंद कर देंगे, क्योंकि हमको हमारा उसके ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। ठीक है, फेस वैल्यू क्या है? अभी मैंने बताया, नोट के ऊपर 1000 लिखा है तो 1000 का होंगे, 500 लिखा है, उसके फेस पे जो लिखा है वो क्या है, जो फेस पे 10 रुपया लिखा है तो वो 10 रुपए का नोट हो गया। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? जो पहले गोल्ड की मोहरें होती थी, उस पे फेस पे कुछ नहीं लिखा होता था, तो यदि पुरानी दादी नानी के पास, किसी के पास होंगी मोहरें, कुछ छुपा के रखी होंगी किसी ने, तो कोई मालूम है, कुछ बच्चे इकट्ठा करते हैं पुराने कॉइन्स, वो इसीलिए करते हैं। क्यों करते हैं? वो दिखा सकते हैं कि देखो पहले ऐसा सिक्का भी चलता था, अब ऐसा सिक्का चलने लगा। यदि हो सकता है तुम्हारे कोई ग्रैंड पेरेंट्स के पास, किसी के पास मोहर वो पुरानी, उस पर कहीं भी नहीं लिखा होगा कि 1 रुपया या 2 रुपया, लेकिन जब तुम उसको लेके जाओगे सुनार के पास, वो तौलेगा, वो देखेगा अरे ये 2 ग्राम है। अब 2 ग्राम बाजार में कितने रुपए का मिलता है? अभी 16,000 का है सोना, मतलब 1 ग्राम 1600 का मिलता है, तो 2 ग्राम कितने का हो गया? 3200 का। कल जाओगे, कल सोना होने वाला है 20,000 का 10 ग्राम, तो वही 2 ग्राम कितने का हो जाएगा? 400 का, 4000 है ना? आएगा समझ में? तो उस सोने पर लिखा नहीं है कि ये 2 रुपए का है या 10 रुपए का, लेकिन उस सोने की क्या है, रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू मतलब सोना कोई भी लेने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें रियल वैल्यू है। उसको हम अभी हमको मान लो वहाँ पर जल्दी है, हमको कोई जेवर पसंद नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे सोने का 1 ग्राम का 2 ग्राम का बार खरीद के ले आएंगे। हमारे पास मान लो 4000 रुपए है, हम 4000 खर्च करेंगे और 2 ग्राम का बार क्या करेंगे, खरीद के ले आएंगे। कभी फिर हमारे पास 4000 रुपए इकट्ठे होंगे, फिर हम 2 ग्राम का बार ले आएंगे। ऐसे हमारे पास जब 10 ग्राम हो जाएंगे तो 10 ग्राम का हम क्या करेंगे, एक कुछ बनवा लेंगे, रिंग बनवा लेंगे कुछ। लेकिन हम 2 ग्राम की रिंग नहीं बनवा सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिखा नहीं होगा 2 ग्राम, नहीं भी लिखा हो तब भी उसको हम देख करके पता कर सकते हैं ये 2 ग्राम का है और सोना है, इसलिए इसकी क्या वैल्यू है, रियल वैल्यू। सबको आया समझ में? ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देखो लास्ट टॉपिक है, मनी सप्लाई। व्हाट इज मनी सप्लाई? मैंने डेफिनेशन पहले लिखी है, इसलिए ध्यान से देखो। मनी सप्लाई क्या है? कौन मनी सप्लाई करता है? सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, RBI सप्लाई कर, he is producer of money, he is not supplier. Commercial bank also, bank and commercial banks are producers of money. And when we are studying the definition of money supply, you can see the point there is not written any RBI or any commercial bank. What there is written? Written public. मनी सप्लाई फिर से सुन लो, वहां लिख लो, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बिना वजह कट जाएगा। मनी सप्लाई इज ए स्टॉक मेजर, इट इज नॉट ए फ्लो मेजर। लोग पढ़ा होगा ना नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, इट इज ए स्टॉक मेजर। स्टॉक
पब्लिक के पास सर्कुलेशन में कितना मनी है वो क्या बताएगा? पब्लिक के पास, नॉट विद आरबीआई, नॉट विद कमर्शियल बैंक, किसके पास? पब्लिक के पास। ये किसकी डेफिनेशन है? मनी सप्लाई। फिर से सुन लो, द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, देखो स्टॉक वर्ड है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, मनी सप्लाई इज स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल? इट इज ए stock variable because it is measured at a particular point of time. Whatever measured at a particular point of time, that is known as stock variable. तुमने स्टॉक ऑफ फ्लो पढ़ा होगा ना? यदि जैसे मेरी जेब में कितने पैसे हैं, वो क्या है? स्टॉक। मैंने एक महीने में कितना कमाया, वो क्या है? फ्लो। जो एक महीने में पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है वो फ्लो है। ये क्या है? अभी पब्लिक के पास कितना पैसा है? आज कितनी तारीख है? 31 अक्टूबर को पब्लिक के पास कितना पैसा है? क्या कहना है? तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। ठीक है, केवल मनी सप्लाई की डेफिनेशन नहीं आएगी, फिर आएगा व्हाट आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। 4 मेजर है, M1, M2, M3, M4, और ये कौन बताता है? आरबीआई। मनी सप्लाई मेजर्स गिवन बाय आरबीआई 4, ठीक है। और पढ़ा तुमने M1 और M3, ध्यान से सुनो। आरबीआई आजकल M1 और M3 को ज्यादा यूज करता है, M2 और M4 को ज्यादा यूज नहीं करता, लेकिन वो भी है, ठीक है। जो M1 है, M1 वो सबसे अधिक लिक्विड है। What do you mean by liquid? No, that is not slow. Cash. The money is cash. हाँ, जो ऐसी कोई भी चीज जो इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, that is called more liquid. जैसे गोल्ड है, तुमको अभी जरूरत है, तुम जाओ फट से गोल्ड दो, पैसे ले आओ, तो वो भी लिक्विड है। लेकिन सबसे अधिक लिक्विड कौन है? सबसे अधिक लिक्विड मनी होता है। और मनी में भी अभी देखो, मनी के भी 4 तरीके हैं। तो सबसे अधिक लिक्विड कौन सा है? M1। M1 के बाद कौन सा है? सबसे अधिक लिक्विड M2, उससे कम लिक्विड M3, उससे कम लिक्विड M4, उससे कम लिक्विड। एक पॉइंट तो यही लिख सकते हो, वहां आ जाए ना व्हाट इज M1 तो लिख दोगे इट इज मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। फिर अब ब्रॉडनेस, नैरो और ब्रॉड, ये सबसे अधिक नैरो है, ये उससे ब्रॉड है, ये उससे ब्रॉड है, ये उससे ब्रॉड। ब्रॉड मतलब इसमें 3 ही चीज लेते हैं, इसमें और अधिक एक और जुड़ गया, इसमें और अधिक जुड़ गया, इसमें और अधिक जुड़ गया। तो सबसे अधिक ब्रॉड कौन सा है? M1 सबसे कम ब्रॉड है, M2 उससे अधिक ब्रॉड है, M3 उससे अधिक ब्रॉड है, M4 उससे अधिक ब्रॉड है, ठीक है। अब देखो और जो याद करने के लिए, M1 और M3 में बैंक है और M2 और M4 में पोस्ट ऑफिस है। देखो है कि नहीं? हाँ है मैम। मतलब याद करेंगे ऐसे ही, क्या ऐसा लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई काट नहीं पाएगा, लेकिन ऐसे का ऐसा लिखने के लिए थोड़ा समझ के याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, M1 और M3 में बैंक वाला पार्ट ज्यादा है, M2 और M4 में पोस्ट ऑफिस वाला पार्ट ज्यादा है। अब देखो इधर ये M1 है, यहाँ क्या आ गया? M1। यहाँ भी M1 है, लेकिन यहाँ क्या है? M3। बहुत से बच्चे यहाँ M2 लिख देते हैं, यहाँ M2 नहीं है, यहाँ क्या है? M1 है। अब देखो बच्चों, C plus DD plus OD मिला देंगे तो क्या आएगा? What is C? C is currency and notes. What is C? C is currency and notes. What is DD? DD is demand deposits of commercial bank and cooperative bank. डिमांड डिपॉजिट सुना होगा ना? डिमांड डिपॉजिट्स मतलब हम जाएंगे बैंक पे, डिमांड डिपॉजिट करेंगे, हम किस विश्वास के साथ करेंगे कि हम कभी भी इसको डिमांड, जितने पैसे हमने बैंक में जाके जमा किए वो सब क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स। तुमने किए तो पापा ने किए होंगे, सब लोग करते हैं बैंक में जाके। घर में जरूरत नहीं है, कहाँ ले जाके जमा कर देते हैं? बैंक पे, क्योंकि घर में सेफ नहीं है। और दूसरा बैंक में डालने से क्या होता है? इसमें ब्याज मिलता है,
ठीक है। तो जितने भी लोग सेविंग करते हैं बैंक में जाके, वो सब क्या है, सेविंग मतलब तुमने जाके वहां के सेविंग अकाउंट में ही डाल दिया। मान लो टर्म डिपॉजिट नहीं भी खोला, फिक्स डिपॉजिट नहीं खोला, ऐसे ही ले जाके अपने अकाउंट में डाल दिया, वो भी क्या है, डिमांड डिपॉजिट है। तो वो डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसे डिपॉजिट कभी भी हम जाके उसको डिमांड करके वापस ला सकते हैं। हमको जरूरत है हमारे बच्चे की फीस देनी, हम क्या करेंगे, जाके ले आएंगे। अदर डिपॉजिट्स का मतलब है अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। बहुत से डिपॉजिट्स किसके पास करने पड़ते हैं, आरबीआई। भी हम जब बैंक का पढ़ेंगे थोड़ा आगे तो समझ में आएगा, बैंक आरबीआई के पास भी बहुत सा डिपॉजिट करना पड़ता है। हम डायरेक्टली नहीं करते, कौन करता है, हम तो कमर्शियल बैंक में जाके पैसे जमा करते हैं। कमर्शियल बैंक कहाँ करता है, आरबीआई। और यदि वो नहीं करेगा, आरबीआई की बात नहीं मानेगा, तो कमर्शियल बैंक जब दिक्कत में आएगा तो उसको कोई मदद नहीं करेगा। तो हर कमर्शियल बैंक आरबीआई की बात मानता है, पूरी आज्ञा मानता है, क्योंकि कभी भी कोई भी बैंक दिक्कत में आ सकता है। तुमने उन्हें 3-4 महीने पहले सुना होगा आईसीआईसीआई बैंक फेल होने का डर, आरबीआई ने उसको बचाया। थोड़ा तो र्यूमर था, वो थोड़ा था भी, क्योंकि सब लोग अपना लेने पहुंच गए, सब अपना पैसा लेने पहुंच जाएंगे, बैंक के पास जब कुछ रहेगा ही नहीं तो बैंक फेल हो गई। तो जब भी कोई बैंक परेशानी में आता है, कहाँ पहुंच जाता है, आरबीआई की मदद, आरबीआई उसको बचा सकता है फेल होने से। सब यदि बैंक रन करने लगे, सब बैंक की तरफ जाने लगे अपना पैसा लेने के लिए, तो बैंक क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। बैंक फेल ना हो, बैंक के ऊपर सबको विश्वास रहे, उसमें किसकी हेल्प है, आरबीआई। अब देखो बच्चों, फर्स्ट वाला सबको समझ में आ गया। सेकंड वाले में M2 में क्या है, बोर्ड पे लिख के बताओ। नो M2 वाले में क्या दिख रहा है सबको, M2 वाले में क्या है, ये तो है ही, M1 तो है ही, लेकिन साथ में क्या जुड़ गया, पोस्ट ऑफिस में जो हम सेविंग करते हैं, सेविंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट में सेविंग जो करते हैं वो भी आ गया पोस्ट ऑफिस। फिर M3 में क्या होगा, M1 तो आ ही गया, देखो M1 आ गया, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाला पार्ट नहीं है। देखो पोस्ट ऑफिस वाला पार्ट नहीं है, कौन सा पार्ट है, कमर्शियल बैंक के पास जो टाइम डिपॉजिट को और क्या कहते हैं, टर्म डिपॉजिट को और क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एक ही बात, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट एक ही बात। तो जो कमर्शियल बैंक के पास टाइम डिपॉजिट्स है, उनको भी M1 में जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, मतलब M3 में केवल क्या है, बैंक का डिपॉजिट्स है। M2 में क्या है, पोस्ट ऑफिस है। अब M4 में देखो क्या है, पोस्ट ऑफिस। M4 में M3 तो आ ही गया, M3 आ गया मतलब बैंक का तो आ ही गया, और साथ में और क्या आ गया, मतलब M4 में सब कुछ है, बैंक भी है, पोस्ट ऑफिस भी है और M1 भी है। समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ये मैं तुम्हें ट्रिक दे रही हूँ, अब तुम इसको पढ़ोगे तो तुम आराम से कर पाओगे, नहीं तो पढ़ के जाओगे वहाँ लिख नहीं पाओगे, तो ध्यान लिखना भूल से नहीं। यहाँ क्या है, यहाँ भी M1 है, यहाँ भी M1 है, यहाँ क्या है M3 और M3, ये M3 है। M3 में क्या क्या है, कमर्शियल बैंक, और ऑलरेडी M1 आ गया, और कमर्शियल बैंक का भी डिपॉजिट्स आ गया और पोस्ट ऑफिस का भी आ गया। तो M4 में कमर्शियल बैंक के भी डिपॉजिट्स हैं, पोस्ट ऑफिस के भी डिपॉजिट्स हैं, और C तो है, ये तो है, आया ना समझ में। और लेकिन M3 में क्या है, केवल M3 में केवल क्या है, बैंक, और M2 में केवल पोस्ट ऑफिस। ठीक है, आगे ये बहुत छोटा सा आंसर है और अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, इसमें नंबर कटेंगे नहीं, अभी ऐसा कैसा लिखिए। अब हमारा मनी हो गया, अब हमारा बैंक, और इस बार जो आएगा वो क्या आएगा, सरल पेपर आया तो हो सकता है इस बार डिफरेंस आ जाए, क्योंकि उनको 15 नंबर का सरल भी डालना है, सब कुछ कठिन नहीं डाल सकते, 15 नंबर का सरल डालना है। सरल डाला तो इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, जो मैं अभी तुमको अभी याद करवा देती हूँ, ठीक है। लेकिन कठिन आ गया तो क्रेडिट क्रिएशन आएगा या क्रेडिट कंट्रोल आएगा, और इनको क्रेडिट कंट्रोल सीमा मैडम ने पढ़ाया था, बैंक रेट पढ़ाया, क्योंकि अकेले आ सकती है, व्हाट इज सेंट्रल बैंक, और जिसको ना याद हो उसको मैं तरीका बता देती हूँ कैसे याद होगा, ठीक है। तो सबसे पहले
छोटे छोटे पॉइंट समझ लो। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक इट डिजाइन्स एंड कंट्रोल्स ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एक बात और अच्छी तरह समझ लो, ये मॉनेटरी पॉलिसी है। बैंक कुछ भी करता है वो कौन सी पॉलिसी कहलाती है? और गवर्नमेंट कुछ भी करती है क्या कहलाता है? फिजिकल पॉलिसी। मैंने क्या बताया? बैंक कुछ भी करेगा वो क्या कहलाएगा? क्योंकि बैंक का काम क्या है? बैंक मतलब आरबीआई का काम क्या है? मनी और क्रेडिट का क्या करना? मनी और क्रेडिट का एक्सपेंशन करना या कॉन्ट्रैक्शन करना। नींद आने लगी? आरबीआई का क्या काम है? आरबीआई का काम क्या है? मनी को या तो इकोनॉमी में लाओ या इकोनॉमी में ज्यादा हो गया है तो वापस खींच लो। क्रेडिट, ऐसे क्रेडिट फैलाना या क्रेडिट को कम करना किसका काम है? आरबीआई का। और इसलिए इसको क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। इसको क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। तो बैंक यदि कुछ करता है तो क्या कहलाती है? वहां पे आएगा मॉनेटरी पॉलिसी, तुम लिख दोगे फिजिकल पॉलिसी, क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। तो यदि आरबीआई के फंक्शंस आए तो वो कौन सी पॉलिसी पूछ रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी।